नमस्कार। आज फिर से गुरुवार मूवमेंट फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी की हमारी वीकली मीटिंग में आप सबका स्वागत है। आज का दिन जो है 2 जनवरी, 3 जनवरी को भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले और 9 जनवरी को फातिमा बेन शेख दोनों का जन्म हुआ था 1831 में, 1831। आज 194 ईयर्स उनके जन्म को हो गए हैं। और महिलाओं की स्थिति के बारे में तो हम सब सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुबह में अखबार में, टीवी में देखते हैं और पूरा दिल में इतना दुख होता है कि इतने सालों के बाद भी महिलाओं की स्थिति में कोई फ़र्क नहीं आया जो आना चाहिए था। हमने राजा राम मोहन राय के 250 साल मनाए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के 200 साल और नर्मद के 200 साल होने में है। वो समय पे सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख को हम क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि सावित्रीबाई फुले ने जो हिम्मत किया प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में और उनको जो साथ दिया फातिमा बेन शेख ने, अभी भी इतिहास में वो बातें और जैसे होनी चाहिए, महिलाओं के प्रदान के बारे में जो इतिहास में बातें आनी चाहिए और बच्चों के स्कूल कॉलेज में पढ़ानी चाहिए, अभी तक इतना बात नहीं आया है। फातिमा बेन शेख के बारे में तो बहुत कम जानकारी हमारे पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। वो बड़े दुख की बात है क्योंकि 194 ईयर्स पहले जो हमारे देश की परिस्थिति थी उसमें अभी का जो धर्म को आधार करके पूरा जो एक द्वेष और एक नफ़रत की राजनीति चल रही है, वो समय पे वो नहीं था। हाँ, वो बात सही है कि इंग्लिश इम्पीरियलिस्ट पावर ने वो डिफरेंसेस को बड़ा करने की कोशिश किया, डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी किया। वो करते हुए भी आम जनता में उसका कोई प्रभाव ऐसा नहीं था। तो सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने जो संघर्ष किया समाज बदलने के लिए, सोशल रिफॉर्म के लिए, उसमें फातिमा बेन शेख के परिवार ने पूरा साथ दिया। वो भाई बहन का परिवार में उनके पिता बन के जो गफ़ार भाई खड़े रहे पूना में, उसका भी एक इतिहास पढ़ने जैसी बात है, जानने जैसी बात है। तो आज हम ये दोनों महिला समाज सुधारक शिक्षिकाओं को हमारी ओर से एक अंजलि के रूप में आज ये हमने डिस्कशन रखा है। हमारे वक्ता है रिमी बेन वाघेला जो खुद PhD स्टूडेंट है और स्टूडेंट एक्टिविस्ट भी है। उनको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ ये दोनों महान महिला शिक्षिकाओं के बारे में हमें ठीक से बताएं। सब साथियों को नमस्ते। कल 3 जनवरी है और सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती है। मतलब उनके जन्म के भी 200 साल होने में है। और जब हम लोग सावित्रीबाई फुले की बात करते हैं तो उनसे जुड़ा हुआ जो एक इंसिडेंट है वो शायद हम सब लोग जानते हैं। जैसे मीनाक्षी बहन ने बताया कि सावित्रीबाई फुले कौन थे, तो हमारे देश के प्रथम महिला शिक्षिका थे जिन्होंने गर्ल्स एजुकेशन के फील्ड में विडो रीमैरिज के लिए या फिर समाज में जितनी भी धार्मिक जड़ताएँ रीति रिवाज के नाम पर जो फैली हुई थी उसके सामने लॉजिकल आर्ग्यूमेंट करते हुए जो सत्यशोधक समाज में ज्योतिबा फुले के साथ जो डटकर खड़े रहे थे, ऐसे सावित्रीबाई फुले के जीवन से जुड़ा हुआ जो एक किस्सा है कि उस समय इतना आसान नहीं था लड़कियों को पढ़ाना। आज भी हम लोग जानते हैं कि गुजरात में गर्ल्स एजुकेशन को लेकर अभी भी इतना फेवरेबल एटमॉस्फेयर नहीं है। जिस तरह से एजुकेशन में कमर्शियलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, मार्केटाइजेशन हो रहा है, गर्ल्स ड्रॉप आउट रेशियो में गुजरात बहुत आगे है पूरे देश में, जिसे हम मॉडल स्टेट बोलते हैं। लेकिन वही मॉडल स्टेट में गर्ल्स ड्रॉप आउट रेशियो बहुत बड़े पैमाने पर है। तो उस समय पर मतलब आज से 200 साल पहले क्या सिचुएशन होगी हम लोग ये सोच सकते हैं। तो सावित्रीबाई फुले के जीवन के साथ जुड़ा हुआ जो एक किस्सा है, एक घटना जो है कि कैसे वो पढ़ाने जाते थे।
मतलब 1848 में 47-48 में जब उन्होंने पहली शुरुआत की कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, जब वो लड़कियों को, और वो भी समाज के निचले तबके से आने वाली लड़कियों, उनको पढ़ाने की जब बात थी, तो जब वो घर से निकलते थे उन लड़कियों को पढ़ाने के लिए, तो समाज में जो उनके खिलाफ जो पूरा विरोध जो था, तो लोग उन पर पत्थर फेंकते थे, मतलब गाय का गोबर उन पर फेंकते थे, कादो कीचड़ फेंकते थे। जिस रास्ते से जाते थे उस रास्ते में हर रोज़ ये इंसिडेंट उनके साथ होता था। घर आकर वो अपने जीवन साथी ज्योतिबा फुले, मतलब उनके सामने ये कंप्लेंट भी करते हैं कि मेरे सामने, मतलब मेरे साथ हर रोज़ ये इंसिडेंट हो रहा है। ज्योतिबा फुले उन्हें ये भी बताते हैं कि आप ये दूसरी साड़ी लेकर जाइए, बैग में दूसरी साड़ी रखिए, जहाँ पे पढ़ाने जाते हैं वहाँ पे चेंज कर लीजिए, और इससे भी और ह्यूमिलिएशन और ज़्यादा इंसल्ट सहने के लिए और तैयारी रखिए। सावित्री फुले है, हर रोज़ मतलब एक बैग में किताबें लड़कियों को पढ़ाने के लिए, और उसी बैग में दूसरी साफ़ सुथरी साड़ी लेकर जाते थे। रास्ते में उन पर कादव कीचड़, गाय का गोबर सब कुछ फेंका जाता था। ये इंसिडेंट हम सब लोग जानते हैं। इसके बाद का जो इंसिडेंट है वो शायद हम लोग नहीं जानते हैं कि ये कैसे बंद हुआ। हर रोज़ ये होता था, हर रोज़ इससे परेशान थे। एक बार सावित्रीबाई को बहुत गुस्सा आया, और हर रोज़ जो भीड़ खड़ी रहती थी उन पर ये कादव कीचड़ फेंकने के लिए, उनमें से एक गुंडे को उन्होंने वहाँ पर खड़े रहकर जोर से थप्पड़ मारा। दूसरे दिन से ये इंसिडेंट ख़त्म हो गया। ये जो किस्सा है, ये थप्पड़ मारने वाली जो घटना है, उस समय पे समाज के अपर कास्ट के लोग जो मतलब पूरा भीड़ बनकर उनके रास्ते में रुकावट के तौर पर खड़े रहते थे, रोज़ उनका सामना करते थे, इंसल्ट, ह्यूमिलिएशन, ये सारा कुछ फेस करते थे। इससे तंग आकर एक लोअर कास्ट, सो कॉल्ड लोअर कास्ट से आने वाली एक महिला जी, जो मतलब उम्र में भी इतनी बड़ी नहीं है, वो एक गुंडे को सब लोगों के बीच में एक थप्पड़ मारे। ये घटना कोई छोटी सी घटना नहीं है। लेकिन ये साड़ी वाला किस्सा हम जानते हैं, लेकिन ये जो थप्पड़ वाला जो किस्सा है वो शायद इतना जाना माना नहीं है। लेकिन ये भी डॉक्यूमेंटेड है, रिकॉर्डेड है कि इस तरह से उनके साथ ये जो जाति होती थी वो इस तरह से बंद हुई। जब हम लोग सावित्रीबाई फुले की बात करते हैं तो ज्योतिबा फुले से अलग रखकर उनकी बात नहीं हो सकती, और जब हम सावित्रीबाई फुले की बात करते हैं तो फातिमा शेख से अलग रहकर उनकी बात नहीं हो सकती। मतलब ये तीनों को साथ में रखकर ही ये सारी बातें करनी होगी। हम ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले दोनों मतलब फूल बेचने वाले माली कास्ट से बिलोंग करते थे, जो अनटचेबल नहीं थे, लेकिन फिर भी समाज में जो सोशल हायरार्की जो फैली हुई थी उसमें वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। उसकी वजह से भी उनको जो भी सामना करना पड़ा। ज्योतिबा फुले के माताजी की डेथ तो मतलब उनके बचपन में हो गई थी, लेकिन अगर हम ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख, ये तीनों के बारे में अगर हम लोग ठीक से एवोल्यूशन करना चाहते हैं, उनके बारे में अगर हम लोग ठीक से बात करना चाहते हैं, तो उस समय की सिचुएशन को हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मतलब 1831 में सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ है, और ये समय कौन सा है? बेस्ट ऑफ द टाइम, वर्स्ट ऑफ द टाइम। मतलब 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चुका है। फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो स्लोगन था इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, उसका पूरा इम्पैक्ट पूरे यूरोप में, और यूरोप से होते हुए ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के इम्पैक्ट से भारत में भी आ रहा है। मिशनरीज गर्ल्स एजुकेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में जहाँ पे रिलीजियस एजुकेशन दिया जा रहा है वहाँ पर अभी भी गर्ल्स एजुकेशन की बात नहीं है। 1831 में जन्म है, उससे मतलब सिर्फ 2 साल पहले सती प्रोहिबिशन एक्ट मतलब इम्प्लीमेंट हुआ है, वो भी बहुत एफर्ट के बाद। राजा राम मोहन रॉय ने ये कोशिश की थी। 1829 में सतीदाह प्रथा विरोधी कानून हमारे देश में पास हुआ। हम ये भी जानते हैं कि राजा राम मोहन राय हमारे देश में लौटकर भी नहीं आ सके, ब्रिस्टल में उनकी डेथ हुई। तो ये जो पूरी जो सिचुएशन है, सिर्फ गर्ल्स एजुकेशन की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन
सती प्रथा, देवदासी ट्रेडिशन, ये जो सारी ट्रेडिशन थी वो सारी ट्रेडिशन हमारे समाज में प्रवर्तमान थी। सिर्फ इतना ही नहीं, जो अनटचेबिलिटी थी और उसका जो भयानक जो स्वरूप था, जो अभी तो हम लोग मतलब इंसिडेंट्स देखते हैं, लेकिन उस समय का जो पूरा सिचुएशन था कि आगे पोट रखना, पीछे झाड़ू रख कर चलना, अगर कोई छू ले, कोई अपर कास्ट से बिलोंग करती हुई व्यक्ति अगर किसी लोअर कास्ट से बिलोंग करते हुए अनटचेबल्स को अगर गलती से छू भी ले तो दोबारा नहाना, दोबारा पवित्र होना, यहाँ तक कि उनको काट देना, मार देना, ये सारी सिचुएशन पूरे समाज में फैली हुई थी। और उस सिचुएशन में मतलब ये पूरा जो अंधकार फैला हुआ था, वो अंधकार के सामने एक यूरोपियन रेनेसा का इम्पैक्ट जो हमारे देश में जो हुआ, वो रेनेसा के इम्पैक्ट में हम लोगों को ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को देखना है। और ज्योतिबा के ऊपर भी ये इम्पैक्ट ऐसे ही नहीं आया। हम ये जानते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, राजा राम मोहन रॉय यहाँ पे उसकी टी पार्टी अरेंज करते हैं कि भाई फ्रेंच में ऐसा रेवोल्यूशन हुआ है जहाँ पे इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी की बात है, जहाँ पे मतलब मोनार्की के सामने एक इंडिविजुअलिज्म, एक लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग, ये सारी बात जो आ रही है। तो ज्योतिबा की परवरिश जिन्होंने की थी, सगुनाबाई जो उनके आंटी थे, चाइल्ड विडो थे, लेकिन एक्सीडेंटली वो एक ब्रिटिश के घर पे काम करते थे, एक मिशनरी के घर पर वो काम करते थे, और वहाँ पे उन्होंने इंग्लिश लिखना, पढ़ना, ये सब कुछ सीखा। ये सारी लॉजिकल बातें, इंग्लिश एजुकेशन क्या हो सकता है, मतलब वेद, वेदास, उपनिषद, ये वाला एजुकेशन नहीं जिसमें मैथ्स हो, साइंस हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, ये जो पूरा जो वेस्टर्न एजुकेशन है, ये सारी बातों की इम्पैक्ट में सगुनाबाई आए। और सगुनाबाई के इम्पैक्ट जो है वो इम्पैक्ट ज्योतिबा फुले पर आई। और ये जो स्लोगन जो है वो सिर्फ किताबों में ना रह जाए, मतलब ज्योतिबा फुले जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से अट्रैक्टेड थे, उसका जो स्लोगन था उससे जो अट्रैक्टेड थे, वो सिर्फ मतलब किताबों में या बाहरी बात करने में ना रह जाए। उन्होंने अपनी मतलब अपनी मैरिड लाइफ में भी ये इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। 9 साल की उम्र में ही सावित्रीबाई फुले की शादी हो जाती है ज्योतिबा फुले से, और ज्योतिबा चाहते हैं कि मेरे घर में शादी करके जो 9 साल की जो लड़की आई है वो एजुकेट हो। तो उस समय पे तो मतलब लड़कियों को एजुकेशन देने की बात दूर, वो भी जिसकी शादी हो चुकी है उसको तो कैसे एजुकेशन देंगे। तो दोपहर में जब सावित्रीबाई मतलब खाना लेकर खेत में जाते थे ज्योतिबा के लिए, तब ज्योतिबा उनको दोपहर में खेत में उनको पढ़ाते थे। मतलब वहाँ से उनकी पढ़ाई की शुरुआत हुई। फिर तो मतलब ये सारी बातें फैलने लगी, बहुत सारे रेजिस्टेंस भी हुए, लेकिन फिर भी पूरा एजुकेशन ज्योतिबा फुले के कोऑपरेशन से सावित्रीबाई ने लिया। और एक बार ज्योतिबा फुले ने बम्बई में फर्स्ट एक ऐसी स्कूल देखी जहाँ पे लड़कियों को पढ़ाया जा रहा था। 1824 में मुंबई में पहली स्कूल शुरू हुई थी लड़कियों के लिए, जो कि मिशनरीज जो हमारे देश में क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनके द्वारा शुरू हुई थी। तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि लड़कियाँ पढ़ रही हैं, लेकिन वो भी उन्होंने देखा कि कौन सी लड़कियाँ पढ़ रही हैं, जो एलिट क्लास से बिलोंग करती है वो, या फिर जो एंग्लो इंडियन है, मतलब जिनके पेरेंट्स शायद वो मतलब एब्रोड जाकर आए हैं, ब्रिटेन जाकर आए हैं, जो खुद थोड़े पढ़े लिखे हैं, जिनको यहाँ के जो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट थे, जिनके लैंग्वेज में जिनको मलेच्छ कहा जाता था, मतलब जिन्होंने अपना धर्म त्याग कर दिया है, ऐसे जो लोग थे, उस परिवार की जो महिलाएं थी, वो परिवार की महिलाएं जो है वो थोड़ा बहुत एजुकेशन ले पाती थी। मतलब कॉमन लड़कियों के लिए, लोअर कास्ट से बिलोंग करने वाली महिलाओं के लिए उस समय पर कोई एजुकेशन सिस्टम अवेलेबल नहीं थी। तो उन्होंने ये स्कूल से इंस्पायर्ड होते हुए, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रेनेसा वैल्यूज़, इन सब से इंस्पायर्ड होते हुए उन्होंने फर्स्ट में 1847 में पहली स्कूल की शुरुआत की। लेकिन उनके सामने ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था कि स्कूल तो हम लोगों ने शुरू कर दी, लेकिन अगर इंडियन टीचर नहीं होंगे, लड़कियों को पढ़ाने के लिए अगर फीमेल टीचर नहीं होंगे, तो हमारे स्कूल में लड़कियां ज़्यादा नहीं आएगी।
आज भी ये टेंडेंसी हम लोगों की है सेफ्टी की वजह से, मतलब जहाँ पे अगर ज़्यादातर पेरेंट्स, आज जो सिचुएशन है हम लोग ये सोचते हैं कि लड़कियाँ जो है वो लड़कियों के स्कूल में पढ़ें। आज जो सिचुएशन है उससे आज भी हम लोग ये सोचते हैं। तो उस समय पर जो सोशल कंडीशन थी, तो ज्योतिबा फुले ने सोचा कि नहीं, मतलब हम जो स्कूल शुरू करें, हम लोगों ने जो स्कूल की शुरुआत की है उसमें फीमेल टीचर होने चाहिए, और वो भी कोई क्रिश्चियन मिशनरी से बिलोंग करते हुए नहीं, हमारे देश के टीचर होने चाहिए। तो ऐसा टीचर कौन बन सकता है? तो उन्होंने चॉइस किया अपनी वाइफ सावित्रीबाई फुले को। अहमदनगर में एक फॉर्मल टीचर ट्रेनिंग स्कूल में उनको भेजा। वहाँ पे उन्होंने फॉर्मली टीचर बनने की ट्रेनिंग ली। वहाँ पे उनकी मुलाकात होती है फातिमा बेन शेख के साथ, जो भी टीचर ट्रेनिंग के लिए आए हैं। उनके भाई है उस्मान शेख, जो ज्योतिबा फुले के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और यहाँ से सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख की दोस्ती की शुरुआत होती है। और ये दोस्ती मतलब ऐसी अजोड़ दोस्ती है कि जो भी सामने जो भी सोशल ऑड आया, वो सोशल ऑड जब ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, मतलब ज्योतिबा फुले के पेरेंट्स ने जब ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को घर से निकाल दिया, ये इंसिडेंट बहुत अच्छी तरह फिल्माया गया है। श्याम बेनेगल की डॉक्यूमेंट्री 2-3 एपिसोड है ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के लाइफ स्ट्रगल ऊपर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, श्याम बेनेगल ने जो प्रोड्यूस की है। तो उसमें ये 2-3 एपिसोड इसके ऊपर हैं। तो जब घर से उन लोगों को निकाल दिया गया, तब घर के दरवाजे फातिमा शेख और उस्मान शेख ने खोले। सिर्फ उतना ही नहीं, उस्मान शेख ने ही परमिशन दिया, मतलब परमिशन वर्ड गलत हो सकता है, उन्होंने ही ये कोशिश किया कि लड़कियों के लिए जो स्कूल है वो हमारे घर के प्रीमाइसिस में शुरू हो सकता है। तो फातिमा शेख के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, सिर्फ एक ही किताब अमेज़ॉन पर अवेलेबल है। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं कहीं से PDF इसे डाउनलोड करके मैं थोड़ा सा उसको पढ़ पाऊँ, लेकिन मुझे नहीं मिल पाया, और अमेज़ॉन पर भी आउट ऑफ स्टॉक उसे अभी दिखा रहे हैं। फातिमा शेख की डेथ कब हुई वो भी पर्टिकुलर डेट अभी भी हिस्ट्री में कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। लेकिन बहुत सारे स्कूल ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने खोले। 1876-77 में जब बहुत बड़ा दुष्काल जब हुआ, उस समय पे हम नहीं मानेंगे, मोर देन 52 रेसिडेंशियल स्कूल इन लोगों ने खोले। और उससे पहले भी जितने भी स्कूल खोले, ये फैमाइन से पहले, दुष्काल से पहले, पुणे ऑब्जर्वर करके वहाँ का जो अखबार है 1852 में एक नोट लिखता है कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के स्कूल में जो नंबर्स है, लड़कियों के जो नंबर्स जो हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल से ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एजुकेशन नहीं दिया जाता था, सिर्फ इंग्लिश एजुकेशन, वेस्टर्न मॉडर्न एजुकेशन नहीं दिया जाता था, साथ साथ उनको हाइजीन सिखाया जाता था, लॉजिकल डेवलपमेंट, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट उनको सिखाई जाती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि लड़कियों को एजुकेशन मिलना चाहिए। तो अगर उनके स्कूल में कोई फंक्शन होता था, कोई ब्रिटिश ऑफिसर उनके स्कूल में आते थे, तो फातिमा शेख और सावित्रीबाई दोनों ने अपने स्टूडेंट्स को ये बात सिखाई थी कि अगर आपको इनाम में कुछ भी दिया जाए तो आपको मना करना है, कुछ भी इनाम नहीं लेना है, सिर्फ सामने एक ही बात बतानी है कि हमारे स्कूल में एक अच्छी सी लाइब्रेरी होनी चाहिए, और वो लाइब्रेरी में अच्छी सी किताबें आप हमें डोनेट कीजिए। तो ये बात उन्होंने सिखाई थी सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख। फातिमा शेख भी सारे सब्जेक्ट पढ़ाते थे, सावित्रीबाई फुले भी सारे सब्जेक्ट पढ़ाते थे। सावित्रीबाई फुले आज की लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं स्कूल के प्रिंसिपल थे, तो फातिमा शेख जो थे वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाने वाले एक लौते टीचर थे। फातिमा शेख भी मतलब मुस्लिम कम्युनिटी में सबसे पहले महिला शिक्षक में उनकी गिनती होती है। 1850 तक उन्होंने 3 स्कूल खोली थी, और मोर देन 150 से ज़्यादा उसमें गर्ल्स स्टूडेंट्स का एडमिशन उसमें हुआ था। एक एडल्ट सेक्शन भी उन लोगों ने खोला था। कुल मिलाकर 1853 तक उन्होंने 18 स्कूल खोले थे, जिसमें एडल्ट सेक्शन भी था, महिलाएं भी आके सीख सकती थी, और मुस्लिम और लोअर कास्ट से आने वाले बच्चे भी ये स्कूल में आके पढ़ाई कर सकते थे। एक्चुअली हम लोग उनका एजुकेशन में जो कंट्रीब्यूशन है वो मतलब थोड़ा बहुत भी स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, उसकी थोड़ा बहुत भी डिस्कशन होता है,
लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन जो वीडियो रीमैरिज को लेकर है वो कितना बड़ा मूवमेंट था, शायद हिस्ट्री में इस बात को जैसा स्थान मिलना चाहिए उस हिसाब से इसे इतिहास में जगह नहीं मिली है। आज भी हम लोग सोच नहीं सकते, मतलब हम लोगों, मैं एक फिल्म की बात बताऊंगी, वाटर करके एक फिल्म है दीपा मेहता की, जिसकी शूटिंग यहाँ भारत में नहीं, मतलब इसे अलाउ नहीं किया गया क्योंकि वो वीडियो की सिचुएशन पर ये फिल्म थी। मतलब बिफोर फ्रीडम विधवाओं की क्या स्थिति है उसकी बात ये फिल्म करती है। पहले तो इसमें बात थी कि नंदिता दास और शबाना आज़मी इसमें एक्टिंग करेंगे, लेकिन अलाउ नहीं किया गया फायर फिल्म के बाद। फिर श्रीलंका में इस फिल्म की शूटिंग हुई। इस फिल्म में 2 छोटे से सीन हैं, कभी मौका मिले तो ये फिल्म सच में देखनी चाहिए। उस समय पर मतलब जो विधवाएं होती थी उनको तो बाहर कर दिया जाता था, घर के किसी भी शादी में नहीं आना है, कोई भी अच्छी घटना, बच्चे का जन्म हुआ है या किसी का जन्मदिन है, कुछ भी है, किसी भी शुभ प्रसंग में विधवा महिलाओं को अलाउ नहीं करते थे। लेकिन वही विधवा महिलाओं का जो सेक्सुअल हैरेसमेंट जो होता था उसकी बात समाज में कोई नहीं करता था। आज भी अगर हम लोग जगन्नाथपुरी जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, मथुरा जाएंगे तो हम देखेंगे कि कटे हुए बाल जो मतलब पूरे ऐसे सीधे उगे हुए हैं, ब्लाउज नहीं पहना है और पूरी मैली हुई फटी सी सफ़ेद चादर पहनी हुई आज भी विधवा महिलाएं हमें ऐसे रिलीजियस प्लेसेस पर देखने को मिलती हैं। तो ये वाटर फिल्म में एक छोटा सा डायलॉग है कि एक विधवाओं का आश्रम है, वहाँ पे एक चुईया नाम की एक छोटी सी बच्ची है, वो विधवा हो चुकी है। मतलब बच्ची की शादी तो 8-9 साल की उम्र में हो जाती थी, जिसके साथ शादी होती थी वो 55-60 साल का आदमी होता था, ऑब्वियसली उसकी डेथ पहले होगी। तो ये छोटी छोटी जो बाल विधवा है उनके साथ क्या किया जाता था, तो उनको भेज दिया जाता था विधवा आश्रम में। तो एक विधवा आश्रम है गंगा के किनारे, ये वाटर फिल्म में बताया गया है, बनारस दिखाया हुआ है। और जो एजेंट हैं जो ये विधवा आश्रम से विधवा महिलाओं को बड़े सेठों के पास ले जाते हैं उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट करने के लिए, या फिर ये आश्रमों को पैसे मिलते रहें ताकि जो विधवा महिलाएं वहाँ पे रहती है उनका खाना पीना चलता रहे। तो जो एजेंट है वो आकर वहाँ की जो मिस्ट्रेस है, जो बड़ी विधवा महिला है, उससे आकर बोलते हैं कि गांधी का नाम सुना है, आज तो पूरे देश में बड़े ज़ोर शोर से गांधी का नाम लिया जा रहा है, सब बोल रहे हैं कि वो हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलवाएगा। तो जो आश्रम में रहने वाली जो विधवा महिला है, जिसकी छोटी सी दुनिया सिर्फ वो आश्रम है, जिसे आश्रम के बाहर कुछ भी नहीं पता, वो सिर्फ ये एक ही लाइन का डायलॉग है, गांधी क्या कोई नया शेठ है। सिर्फ इतना छोटा सा डायलॉग है और वो हमें सारी सिचुएशन एक्सपोज कर देती है कि गांधी के बारे में भी पता नहीं है। उनके लिए सिर्फ कोई बड़ा नाम, मतलब कोई बड़ा शेठ ही हो सकता है जो आश्रम को चलाने के लिए डोनेशन देगा, और वो डोनेशन के बदले में जो यंग विडो है उसे वहाँ पे उनके पास भेजना है। तो ज़्यादातर उस समय पे ऐसा होता था, घर के ही बड़े बुजुर्गों द्वारा ये विधवा महिलाओं का शारीरिक शोषण होता था। और ज़्यादातर ऐसा होता था कि ये महिलाएं जब प्रेग्नेंट हो जाती थी तो उनके सामने सिर्फ 2 ही रास्ते रहते थे, या तो खुद मर जाओ या किसी भी तरह बच्चे को मार दो। मतलब पेट में जो बच्चा पल रहा है उसे किसी भी तरह मार दो, अगर गलती से पैदा भी हो जाता है तो उसे भी किसी कुएं में डाल दो या किसी कूड़ेदान में फेंक दो, अगर ये भी नहीं हो पा रहा है तो खुद मर जाओ। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट जो हैं वो फुले दंपति ने देखे कि हमारे समाज में चारों ओर ये सिचुएशन है। वीडियो रीमैरिज की तो बात ही नहीं थी। राजा राम मोहन रॉय के बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सबसे पहले ये बात उठाई कि वीडियो रीमैरिज राइट होना चाहिए, ये लॉ पास होना चाहिए। तो वीडियो रीमैरिज भी होना चाहिए, इसके लिए 1865 में महात्मा फुले, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और उनके जो और प्रोग्रेसिव साथी थे, इंक्लूडिंग उस्मान शेख, फातिमा शेख, उन सब ने मिलकर 1865 में पुनर्विवाह मंडली करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया।
साथ ही साथ जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की वजह से जो विधवा महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती थी, उनके बच्चे का तो इसमें कोई दोष नहीं है, बच्चे को क्यों मारा जाए। तो ऐसी विधवाएं किसी एक जगह पर आकर बच्चों को जन्म दे, फिर अगर वो लौटना चाहती है तो वो लौट जाए, सीक्रेटली वो बच्चों को जन्म दे पाए। और ऐसे बच्चे जिसे मतलब सोशल सैंक्शन जिस रिलेशन को नहीं है, ऐसे रिलेशन से जो बच्चे पैदा हुए हैं, ऐसे बच्चों को मरना ना पड़े, इसलिए उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। और 1884 तक 34 विडोज़ ने ये शेल्टर होम में बच्चों को जन्म दिया, लेकिन मतलब ये 34 बच्चों में से मेडिकल कंडीशन की वजह से सिर्फ 5 ही बच्चे सरवाइव कर पाए। 1883 में उन्होंने महिलाओं के लिए एक शेल्टर होम भी खोला। जो महिलाएं मतलब घर से निकल गई है या घर से निकलने की सिचुएशन जिनके सामने खड़ी हुई है, वो महिलाएं कहाँ जाएगी। तो ऐसी महिलाओं के लिए उन्होंने एक शेल्टर होम भी बनाया। हमने मतलब प्रेमचंद की सेवा सदन जो शॉर्ट नोवेल है, उसमें भी हम लोग मतलब ये पढ़ चुके हैं कि सुमन कहाँ जाती है। तो सुमन के सामने सिर्फ एक ही रास्ता है कि कहीं पे कोई सेवा सदन हो। जैसे यहाँ पर एक विकास गृह है, लेकिन हम कितने विकास गृह खोल पाए। आज भी जब किसी महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, मास रेप जैसे इंसिडेंट होते हैं, जब वो अपने फैमिली के साथ रहने की सिचुएशन में ना हो, तब हमारे पास कितने शेल्टर होम हैं। मतलब वन स्टॉप सेंटर बनाने की, सखी वन स्टॉप सेंटर बनाने की बात, मतलब निर्भया इंसिडेंट के बाद हमारे लॉ प्रोविज़न में है, लेकिन वो सिर्फ ऑन पेपर है। रियल सिचुएशन में शेल्टर होम हमारे पास आज भी पर्याप्त मात्रा भी नहीं बोल सकते, है ही नहीं हमारे पास शेल्टर होम। तो उस टाइम पे ऐसी महिलाओं के लिए 1883 में, आज से 150 साल पहले, ऐसी महिलाओं के लिए शेल्टर होम खोलना, और वो भी मतलब समाज का जब बहुत बड़ा विरोध हो उस समय पर खोलना, ये बहुत बड़ी बात थी। तो 1883 में उन्होंने शेल्टर होम भी खोला ऐसी महिलाओं के लिए। इंटरकास्ट मैरिज को भी मतलब प्रमोट किया। एक ब्राह्मण लड़का गणेश करके, मतलब एक दलित लड़की के साथ उनका रिलेशनशिप था, और वो रिलेशनशिप की वजह से शर्जा नाम की वो एक छोटी सी टीनेज लड़की थी, तो वो प्रेग्नेंट हुई। तो मतलब गांव के सारे लोग उनकी जान के पीछे पड़े थे कि कैसे इन दो लोगों को ना सिर्फ आउटकास्ट किया जाए, कैसे उन लोगों को मार दिया जाए। तब सावित्रीबाई फुले जो है वो बहुत बोल्डली खड़े रहे। जो भीड़ इकट्ठा हुई थी इन दोनों लोगों को मारने के लिए, तो वो खड़े रहे, डटकर सामना किया। जो भीड़ थी उनको इंग्लिश कानून का डर भी दिखाया कि अगर आप इन पर अटैक करेंगे तो कानून जो है वो आपको छोड़ेगा नहीं। तब जाकर ये गणेश और शर्जा, ये 2 लोगों की जान बचा पाए। आज भी नेहरू ब्रिज पर के कॉर्नर पर आप इंटरकास्ट मैरिज कीजिए, गवर्नमेंट आपको इतनी अमाउंट देगी एंकरेज करने के लिए। मतलब आज भी इंटरकास्ट मैरिज के लिए आफ्टर 75 ईयर ऑफ आवर फ्रीडम, आज भी एक होर्डिंग अहमदाबाद जैसे मेट्रो सिटी में आज भी लगाए जाते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज हो। तो उस टाइम पे इंटरकास्ट मैरिज की बात करना हम सोच सकते हैं कि कितना डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन वो डिफ़िकल्टी और लाइफ थ्रेटनिंग सामने होते हुए भी इंटरकास्ट मैरिज को उन्होंने प्रमोट किया। ऐसी ही एक सिचुएशन, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, उनका खुद का कोई बच्चा नहीं था। ज्योतिबा फुले के फैमिली मेम्बर्स उन्हें काफ़ी बार ये फोर्स करते थे कि आप दूसरी शादी कर लीजिए, लेकिन ज्योतिबा फुले ने कभी ये बात को एक्सेप्ट नहीं किया। और वो बहुत बोल्डली बताते थे कि ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ महिला ही अनप्रोडक्टिव हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि हमारे रिलेशनशिप में शायद मैं भी एज अ मेल मैं भी अनप्रोडक्टिव हो सकता हूँ। तो ये सिचुएशन में दूसरी शादी करना, ये इसके लिए कोई रीज़न नहीं हो सकता। तो 1874 में काशीबाई करके एक ब्राह्मीण विडो जो प्रेग्नेंट थी, वो सुसाइड करने का अटेम्प्ट उन्होंने किया, लेकिन वो अपने जीवन को ख़त्म नहीं कर पाए। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने उन्हें अपने घर पर रखा
उनकी सेफ डिलीवरी करवाई और उनका जो बच्चा था जिसका नाम ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने यशवंत दिया, वो यशवंत को ही वो यशवंत को ही उन्होंने अपना खुद का बच्चा समझकर उसको बड़ा किया। और यशवंत जो है वो आगे जाके डॉक्टर भी बना। जब 1897 में जब महाराष्ट्र में खास करके पूना में जब ये प्लेग फैला हुआ था और प्लेग के दौरान बहुत सारे लोगों की जान जा रही थी, तब वो भारत में नहीं थे यशवंत। सावित्रीबाई फुले ने उन्हें बताया कि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो जहाँ भी थे वहाँ से छोड़कर वो भारत वापस लौटे और यहाँ से जो प्लेग विक्टिम थे उनकी मेडिकल रिलीफ एक्टिविटी में भी वो अपनी माँ सावित्रीबाई फुले के साथ जुड़े। सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन जो उनका बोल सकते हैं, सत्यशोधक सभा 1873, ज्योतिबा फुले, सावित्री फुले, फातिमा शेख, उस्मान शेख, ये सब लोग ये समझ पाए थे कि सिर्फ विडो रीमैरिज से बात नहीं बनेगी, सिर्फ एजुकेशन से बात नहीं बनेगी, लेकिन समाज में जो ये जो पूरा धर्म के नाम पर ये जो पूरा जो अंधकार फैला हुआ जो है, ये जो पूरा जो अंधकार जो फैला हुआ है, अगर इस अंधकार के खिलाफ हम लोगों ने साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड अगर लोगों के बीच में डेवलप नहीं किया, अगर लोगों के अंदर एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप नहीं किया, सच क्या है ये जानने की क्यूरियोसिटी अगर हम लोगों के अंदर पैदा नहीं कर पाए, तो हमारे जितने भी सारे एफर्ट्स हैं वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने 1873 में सत्यशोधक सभा की स्थापना की और नाम से ही पता चलता है कि इसका उद्देश्य क्या रहा होगा। तो उसका उद्देश्य यही था कि सत्य को खोजना है। क्या सच में हमारे वेदों में ये लिखा हुआ है कि ये अनटचेबल है? क्या सच में हमारे वेदों में ये लिखा हुआ है, हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में ये लिखा हुआ है कि विडो रीमैरिज नहीं हो सकते हैं? क्या सच में ये तर्क की बात है कि कोई एक जो है, जो कोई एक ब्राह्मण जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है और वो जो कहेगा वही बातें हम सब लोगों को फॉलो करनी है? तो ये जो क्वेश्चनिंग करते करते साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड को डेवलप करने के लिए ये सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। शुरुआत में इसके 225 मेंबर थे और जानकर ताजुब होगा इसमें से 90 महिलाएं थीं। 3 साल में इसकी जो मेंबरशिप है वो 316 तक पहुंच गई थी और उसका एक मैगजीन भी चलता था जिसका दीनबंधु नाम था। वेरियस एक्टिविटीज़ भी करते थे ये सारी बातों को फैलाने के लिए, डांस करना, ड्रामा करना, नए नए गाने लिखना, ये सारी कल्चरल एक्टिविटी लेकर लोगों के बीच में जाना, ये सारी बातें सत्यशोधक समाज करते थे। ये लोग ये भी बात बताते थे कि आप फेस्टिवल के नाम पर और शादी के नाम पर ये जो गलत एक्सपेंसेस जो कर रहे हैं वो भी गलत है। सिविल मैरिज एक्ट जो महाराष्ट्र में जो पास हुआ उसके पीछे भी महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले का कंट्रीब्यूशन है। आज भी हमारे देश में सिविल मैरिज एक्ट के तहत होने वाली शादी की जो संख्या है वो बहुत ही कम है। ज़्यादातर NRI लोग करते हैं क्योंकि उनको तुरंत वीज़ा चाहिए और एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट चाहिए कि मेरी इसके साथ शादी हुई है। इसीलिए पहले रिलीजियस वैल्यू के साथ भी शादी होती है और फिर कोर्ट में भी होती है, फिर वो सर्टिफिकेट लेके अब्रॉड जाते हैं। तो उस टाइम पे सिविल मैरिज एक्ट पास करवाना जो आज भी इतना पॉपुलर नहीं है, वो भी उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। ज्योतिबा फुले और सावित्री फुले ने एक और इम्पोर्टेंट बात बताई थी कि शादी कैसी होनी चाहिए। कोई ये मंत्रोच्चार करने की ज़रूरत नहीं है, कोई महाराज का होना मतलब कोई रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव का होना ज़रूरी नहीं है। ज्योतिबा फुले ने खुद कुछ प्रतिज्ञाएं बनाई थी कि कुछ हमें ये मंत्रोच्चार करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ अगर हम ये प्रतिज्ञा का पालन करें जिसमें दोनों के प्रति एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात थी, एक सोशल कमिटमेंट की बात थी, ऐसी प्रतिज्ञाएं ज्योतिबा फुले ने मतलब तैयार की थी। और सत्यशोधक समाज के संपर्क में आने वाले जितने भी यंगस्टर्स जो थे, जो ये सारे मॉडर्न आइडियाज़ से जो प्रभावित थे, वो सब ये प्रतिज्ञा के साथ उस समय पर शादी करते थे। ज्योतिबा फुले की डेथ भी काफ़ी कम समय में हो गई थी। मतलब पहले एक पैरालिसिस का अटैक हुआ,
1888 में जुलाई में, और फिर नवंबर 27 को उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद भी सावित्रीबाई फुले ने मतलब सत्यशोधक समाज की जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने फुलफिल की। यहाँ तक कि आज भी जो देखने को नहीं मिलता, आज भी हम लोग जानते हैं कि ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो किसी स्मशान गृह में नहीं जाती है। किसी भी मतलब फैमिली मेम्बर्स की या किसी की भी डेथ हो तो अंतिम यात्रा में भी महिलाएं शामिल नहीं होती हैं। सावित्रीबाई फुले ने खुद अपने जीवन साथी ज्योतिबाई फुले की चिता को आग देकर ये भी एक बहुत बड़ा काम किया था कि इसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि महिलाएं ये करेगी और महिलाएं ये नहीं कर सकती। तो ये भी काफ़ी उनके सामने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन फिर भी ये जो लास्ट रिचुअल्स थे उसमें सावित्रीबाई फुले शामिल हुए थे। 1897 हम लोग जानते हैं, 1897 मतलब प्लेग का जो पीरियड है, उसी समय पर महाराष्ट्र में जो रायोट्स हुए, उसी रायोट्स में चाफेकर बंधुओं को फांसी भी हुई थी। वो रायोट्स के बाद चाफेकर बंधुओं को फांसी हुई। वही प्लेग में रिलीफ एक्टिविटी करते करते सावित्रीबाई फुले भी प्लेग से इन्फेक्टेड हुए, और प्लेग से इन्फेक्टेड होने के बाद उनकी भी 10 मार्च 1897 के दिन उनकी भी डेथ हुई प्लेग से। और फातिमा शेख के बारे में तो बताया कि उनकी डेथ के बारे में कोई एविडेंस, कोई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट हमारे सामने अवेलेबल नहीं है। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, उनका लाइफ स्ट्रगल बहुत बड़ा है। लाइफ स्पान बहुत कम था, लेकिन लाइफ स्ट्रगल उनका बहुत बड़ा है। जो बात हम लोग आज नहीं सोच सकते वो 200 साल पहले करना वो कोई आसान बात नहीं थी। आउटकास्ट कर देना, खाने पीने की तकलीफ होना, घर से निकाल देना, कोई रास्ता ना होना, वो तो जो भी हो, उस्मान शेख और फातिमा शेख ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए तो उनको एक शेल्टर मिला, लेकिन कम स्ट्रगल नहीं किया था। उनके स्ट्रगल से इंस्पायर होते हुए बाद में भी बहुत सारे लोगों ने उनके लाइफ स्ट्रगल से इंस्पायर हुए। आनंदीबाई जोशी जो हमारे देश के जो पहले फीमेल डॉक्टर, फर्स्ट लेडी डॉक्टर, वो भी सावित्रीबाई फुले के लाइफ स्ट्रगल से इंस्पायर्ड थे। ताराबाई शिंदे भी उनके लाइफ स्ट्रगल से इंस्पायर्ड थे। पंडिता रमाबाई जिनका नाम हम लोग जानते हैं, जो भी एक चाइल्ड विडो थे, फिर वो उन्होंने रीमैरिज किया, क्रिश्चियनिटी में वो कन्वर्ट हुए। वो भी सावित्रीबाई फुले मतलब जब वो रीमैरिज करके जब वो कन्वर्ट हुए तब सबसे पहले उनके साथ जो खड़े होने वाले थे वो भी सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले थे। रमाबाई रानडे भी मतलब जिन्होंने हिंदू लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन या फोरम की स्थापना की थी, वो भी सावित्रीबाई फुले के लाइफ स्ट्रगल से इंस्पायर्ड थे। हम जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, मतलब आज जो लड़कियाँ पढ़ रही है उस समय से नंबर ज़्यादा है, डिफ़िकल्टीज़ है। शायद मैं तो ये बोलूँगी कि रिलीजियस डिफ़िकल्टी हमें ऊपरी तौर पर से ऐसा लग रहा है कि शायद कम हुई है, कम हुई भी है, लेकिन जो मार्केट फोर्सेस जो काम कर रहा है उसकी वजह से आज भी गर्ल्स एजुकेशन मतलब रेजिस्टेड है, आज भी लड़कियां पढ़ाई नहीं कर पा रही। लेकिन आज जो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मैं ये मानती हूँ कि अगर राजा राम मोहन रॉय नहीं होते, अगर ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं होते, अगर ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, उस्मान शेख अगर नहीं होते, अगर यहाँ पे नर्मद करसनदास मूलजी अगर नहीं होते, बहराम जी मलबारी अगर नहीं होते, तो शायद मैं यहाँ पे बैठ के सावित्रीबाई फुले के बारे में बातचीत करना मेरे लिए भी संभव नहीं था। तो आज मतलब जो भी लड़कियाँ पढ़ाई कर रही हैं, समाज का कास्टिज़म अभी भी है, ये कास्टिज़म की सिचुएशन में रादर और बढ़ रहा है। ये कास्टिज़म की सिचुएशन में आज छोटे पैमाने पर भी जितने भी इंटरकास्ट मैरिज जो हो रहे हैं, ये जो पूरा प्रोग्रेसिव एटमॉस्फेयर जो हम कम पैमाने पर देख रहे हैं, इसके पीछे भी ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का एक कंट्रीब्यूशन है हमारी लाइफ पर। सावित्रीबाई फुले ना सिर्फ एक सोशल रिफॉर्मर, ना सिर्फ फर्स्ट लेडी टीचर ऑफ इंडिया थे, वो अच्छी कविताएं भी लिखते थे। और उनकी बहुत फेमस कविता है गो गेट एजुकेशन, आप जाइए और शिक्षा लीजिए। ये कविता जो है मतलब वो काव्या फुले करके उनका मराठी काव्य संग्रह है, इसमें ये सारी कविताएं हैं।
उसमें नेचर के ऊपर भी कविताएं लिखी है। सोशल चेंज आज की सिचुएशन में क्यों कंपलसरी है और क्यों हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, इसके ऊपर भी सावित्रीबाई फुले ने कविताएं लिखी हैं। तो कल उनकी जन्म जयंती है। अफसोस की बात है कि स्कूल कॉलेजेस में ये सारी बातें नहीं मनाई जाती है, हमारे सिलेबस में भी ये सारी बातें नहीं हैं। तो उनको अंजलि यही हो सकती है कि हम मिलकर उन्हें याद करें, और ख़ास करके आज भी जो लड़कियां नहीं पढ़ पाती, समाज की सारी लड़कियां एजुकेशन ले पाए, मतलब विडो रीमैरिज जैसी बात एक ऑब्वियस हो जाए, मतलब उसके लिए कोई मूवमेंट करने की ज़रूरत हो, कोई एग्जाम्पल सेट करने की ज़रूरत पड़े, ऐसा ना हो, लेकिन वो एक सहज रूप से हमारे समाज में वो स्थापित हो। अगर ये सारी स्ट्रगल को हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर पाए तो मुझे लगता है कि सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख, जिनका बर्थ एनिवर्सरी 10 जनवरी को है, हम उनको सही श्रद्धांजलि दे पाएंगे। बस इतनी सी बात। थैंक यू सो मच।